नमस्कार। आज हम कृतिका भाग 2 में साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखा यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें और मेरे साथ पढ़ते और समझते चलें। बच्चों, आप सबको विदित है, सबको ज्ञान है, सबको पता है कि हिंदी साहित्य की बहुत सारे गद्य की विधाएं हैं। जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है और यात्रा वृतांत है, रिपोर्टाज है। तो बेटा, ये लेखिका के द्वारा लिखा गया, मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का अर्थ होता है किसी भी स्थान की यात्रा करना और उसके बारे में उसका वर्णन करना। तो मधु कांकरिया ने किसका वर्णन किया है? सिक्किम राज्य का। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। उसके बारे में लेखिका ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेखिका ने कहा है कि हिमालय की अद्भुत सुंदरता, कैसे सुंदरता बताई है? अद्भुत सुंदरता, उसका लेखिका ने यहाँ पर वर्णन किया है। और यहाँ के जो इंसान है गंगटोक में रहने वाले, उसको मेहनत कश बादशाहों का नाम दिया है कि वो इंसान ऐसे हैं कि वो मेहनत करते हैं और अपने आप को मेहनत कश बादशाह कहा है लेखिका ने उनको। चलो बच्चों, अब अपनी पाठ पर आते हैं और पढ़ते और समझते चलते हैं। लेखिका ने देखो क्या कहा, मैंने हैरान होकर देखा। क्या कह रही है लेखिका? कि मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। क्या कहा लेखिका ने? कि आसमान कैसा लग रहा था? जैसे कि उल्टा पड़ा हो। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। और तारे जो है बिखर कर नीचे टिमटिमा रही थी, कि जैसे लाइट पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है। तो क्या कहा लेखिका ने? कि इतना सुंदर जगमग, कैसा है गंगटोक शहर? बहुत सुंदर जगमग नज़र आ रहा है। जैसे आसमान जो है, आसमान में बेटा ऊपर तारे होते हैं, तो नीचे जो है लाइटें जो है वो इतनी प्रकाशमान हो रही हैं, इतनी सुंदर लाइटें चमक रही हैं कि मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झलक सी, झालर सी बना रहे हैं। जैसे रोशनियों के गुच्छे होते हैं, आपने देखा होगा दीपावली के आसपास या किसी और पर्व पर आपने बच्चों देखा होगा कि ऐसे ही लोग जो है गुच्छे रोशनियों की झालर से लटका देते हैं। तो ऐसे ही गंगटोक शहर में भी दिखाई दे रहा है। क्या था वह? अब प्रश्न कर रही है लेखिका। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। अब लेखिका ने बता दिया, जो सारा वर्णन कर दिया उन्होंने शब्दों के द्वारा। वहाँ की जो स्थिति है, जैसी सुंदर है, उस प्रकृति का, उस सुंदरता का, गंगटोक शहर की सुंदरता का लेखिका ने वर्णन कर दिया है। अब ये बता दिया कि क्या था वह? वह था रात में जगमगाता गंगटोक शहर। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसपे सब, क्या था भाई? सुंदर था। कैसा था बच्चों? सुंदर था। सुबह, शाम और रात, मतलब किसी भी समय उसकी सुंदरता को निहारो तो वो बहुत सुंदर था। चाहे आप सुबह देखो, शाम देखो या रात में, उसकी सुंदरता बहुत ही सुंदर थी। और वहाँ के लोगों को लेखिका ने क्या कहा? कि वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश, वहाँ के लोग जो है मेहनत में विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा लेखिका ने। वहाँ के लोगों को क्या कहा? मेहनतकश बादशाह। और उसमें रहने वालों को क्या वो दे दिया वहाँ के स्थान में? कि वो मेहनतकश बादशाहों का शहर है। और वह कैसा नज़र आ रहा था? रहस्यमयी। क्या कहा लेखिका ने? कि वो कैसा था? रहस्यमयी। और क्या कहा लेखिका ने? रात मुझ में क्या कर रही थी? सम्मोहन जगा रही थी। कि रात जो है लेखिका के अंदर इतनी मोहित कर रही थी कि अपनी ओर जो है उसको, लेखिका को आकर्षित कर रही थी कुछ कदर की। उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था।
कैसे क्षण कहा लेखिका ने? जादू भरे क्षण। कैसे कहा लेखिका ने? कैसे क्षण थे बच्चों? जादू से भरे हुए क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित, मतलब सब कुछ ठहर गया था, अर्थहीन था, सब कुछ जिसे जैसे किसी का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं कौन? लेखिका, मेरी चेतना, उसकी जागृति अर्थात उसकी आत्मा, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सब शून्य था। कुछ भी लेखिका को समझ नहीं रहा था। वो वहाँ की सुंदरता में इतनी सम्मोहित हो गई थी कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। क्या थी? उनके सारे इंद्रियों को काबू कर लिया था किसने? वहाँ की जादुई रोशनी की झालर ने। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक जो है उजाला उस शून्य से, जो एक शून्य था, सब कुछ खत्म था, उससे फूटने लगा। एक जैसे पानी से एक स्रोता निकलता है, तो उसी तरह से एक स्वर जो है वो लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। लेखिका ने उस शून्य में, उस स्तब्ध में, उसमें एक स्वर सुना। वो था साना साना हाथ जोड़ी। साना साना छोटे छोटे हाथों को जोड़कर वहाँ की जो बच्चे थे वो प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जैसे बच्चों हम लोग सुबह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो उसी तरह से वहाँ भी वो प्रार्थना कर रही थी और लेखिका के होठों को छूने लगी। क्या थी वो प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। कि सुबह की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हाथों को जोड़कर पूरे संसार को, पूरे हमारे इसको, हमारी अच्छी अच्छी इच्छाएं हों, अच्छे आपका साथ हो, सभी तरफ जो है अच्छाई ही अच्छाई हो। हमरो जीवन तिमरो कोसोली, कि हमारा जीवन जो है अच्छाइयों से भरापूर हो, उसमें सब अच्छाइयों को समर्पित हो। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो लेखिका ने भी वहाँ की जो प्रार्थना सुनी थी, उसी को लेखिका अपने होठों से गुनगुनाने लगी, होठों से बोलने लगी। क्या थी? कि मेरा जीवन भी अच्छाइयों से समर्पित हो, कि मेरे जीवन में भी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों। मैं किसी का करूं तो भला ही करूं, अच्छा ही करूं। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल, क्या कहा लेखिका ने? एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका ने ये प्रार्थना के बोल किससे सीखे थे बच्चों? नेपाली युवती से। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना पड़ा। अब देखो, लेखिका ने एक स्थान का वर्णन किया है, युमथांग। कौन से स्थान का बच्चों? युमथांग का। वहाँ से लेखिका को सुबह सुबह निकलना पड़ा। अब वो युमथांग की यात्रा करने चल पड़ी। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। आप ये तो बेटा प्रकृति का नियम है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हम प्रकृति अपनी ओर हमें आकर्षित करती है, तो हम उसको निहारते हैं। तो ऐसे ही लेखिका ने बालकनी में जाकर देखा। क्या देखा? यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो यहाँ से दिखाई देती है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बादल आसमान में न छाए हुए, मौसम बिल्कुल साफ हो, तो यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, तीसरी चोटी बताई है लेखिका ने। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान में हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। पिछले वर्ष की ही, अब देखिए बच्चों, यहाँ दो शब्द जो आए थे उनका इंद्र, जो एक शब्द है, दूसरा है प्रकाश और या उजाला। अब देखिए क्या कह रही है लेखिका बच्चों यहाँ पर। इस तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। ठाकुर जी बच्चों कौन? जिसकी हम जो है ईश्वर, जिसकी आराधना करते हैं। तो क्या कहा, किसकी तरह बंद रहे? कपाट होता बच्चों दरवाजे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी।
लेखिका देखना चाह रही थी, लेकिन बादलों के कारण लेखिका उस तीसरी चोटी को नहीं देख पाई। पर सामने रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखिका ने बालकनी में से जब निहारा, कंचनजंगा देखना चाह रही थी, तो लेखिका ने चारों तरफ जो है रकम रकम के तरह तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। उसे लगा कि मानो मैं फूलों के बगीचे में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर, कितना कहा बच्चों? 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। गंगटोक से कितनी दूरी पर था युमथांग? 149। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम गहरी गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी, आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। तो लेखिका का जो ड्राइवर है, उसने क्या कहा उसको कि वो ड्राइवर कम है, गाइड ज़्यादा है। उसका नाम भी बता दिया, क्या है? जितेन नार्गे। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? किसने प्रश्न किया? लेखिका ने। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। जैसे बच्चा पूछता है ना, तो ऐसे ही उत्साह से लेखिका पूछने लगी। जगह जगह गर्दाए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगे। कैसे पेड़ थे वहाँ पर बच्चों? कौन कौन से पेड़ बताए लेखिका ने? गर्दाए पाइन के और धूपी के, दो तरह के। और ये नुकीले पेड़ होते हैं, इनकी पत्तियाँ जो हैं बच्चों कैसी होती हैं? थोड़ी सी नुकीली होती हैं। अब देखिए आगे जो है एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएँ होते हैं बेटा, ध्वज तरह तरह की, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो पताकाओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो सफ़ेद रंग की पताकाएँ लहराती हुई शांति और अहिंसा के प्रतीक। ये जो पताकाएँ थी बेटा ये कैसी थी? शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र भी लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया। नार्गे कौन बच्चों? जितेन नार्गे, लेखिका का ड्राइवर कम गाइड, कि ड्राइवर भी है और वो गाइड भी कर रहा है। यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। लोग किसको मानते हैं? बुद्ध को। बुद्ध धर्म के अनुयायी लोग यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? गैंगटॉक में। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, किसकी? जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उसकी मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। कितनी पताकाएँ बच्चों? किसी की मृत्यु होती है बुद्धिस्ट की, तो 108 पताकाएँ वहाँ पर फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। अब जो है लेखिका ने पूछा तो उसने कहा कि यहाँ इन पताकाओं को कभी उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी पताकाएँ लगाई जाती हैं। जैसे किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में होता है कि किसी का सम्मान करने के लिए, या स्कूल में कोई हमारा जो है वार्षिकोत्सव होता है या 15 अगस्त मनाया जाता है, तो बच्चों उस पे हम जो है विद्यालय में जो है ध्वज लगाते हैं, पताकाएँ लगाते हैं रंग बिरंगी। तो उसी तरह से वहाँ भी किसी कार्य को शुरू किया जाता है तो रंग बिरंगी पताकाएँ लगा दी जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था कि मेरी नज़र उसकी जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी। बच्चों आप दलाई लामा को जानते हो? दलाई लामा जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और ये हमारे देश में रह रहे हैं। दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी। कैसी तस्वीर देखी? हिचकोले खाती जीभ हमारी थोड़ी और आगे बढ़ी। अब लेखिका ने तस्वीर देखी, उसका बता दिया, और अब आगे जो है लेखिका उसका वर्णन कर रही है, जो यात्रा है उसकी। लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा। अब जितेन जो है, जो भी तस्वीरें यहाँ का वर्णन कर रहा है, उसकी हंसी कैसी थी? लुभावनी, जो लेखिका को लुभा रही थी, अच्छी लग रही थी। कटाक्ष वाली नहीं थी, व्यंग्य वाली नहीं थी। कैसी थी? लुभावने वाली। क्या कहा उसने? इस जगह का नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। क्या नाम बताया बच्चों? कवि लॉन्गस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी।
क्या बताया लेखक ने? उसने जितेन नारगे ने क्या बताया, गाइड ने क्या बताया कि यहाँ गाइड फिल्म किसकी थी बच्चों? वो देवानंद की फिल्म थी और उसकी शूटिंग जो है यहीं पर हुई थी, गैंगटॉक में ही उसकी वर्णन कर रहा है। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी यहीं किए थे। अब देखिए क्या कहा उन्होंने, जो तिब्बत के चिस्खे बमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ पर स्मारक के रूप में है, स्मारक होते यादगार के रूप में है। लेप्चा और भूटिया, बच्चों क्या बताया? लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। यहाँ पर बच्चों दो तरह के लोगों के बारे में बताया है, जो दो तरह की स्थानीय जातियाँ हैं, लेप्चा जाति और भूटिया जाति, उनके बारे में। इनके आपसी जो है झगड़े चले थे और उन झगड़ों को जब सुलझाया गया और उसी के शुरुआती ये स्थल है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। क्या देखा लेखिका ने? रास्ते में एक कुटिया थी, उसके भीतर घूमता हुआ चक्र। यह क्या? लेखिका ने पूछा। नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। क्या कहा उन्होंने? प्रेयर व्हील। वहाँ के जो धर्म के अनुयायी लोग हैं, धर्म में आस्था रखने वाले हैं, बौद्ध धर्म में, तो वो प्रेयर व्हील को मानते हैं। प्रेयर व्हील की जो है एक धर्म का चक्र है, धर्म। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या ऐसा संभव है बच्चों? नहीं ना, क्योंकि हम पाप करते जाएं और चक्र घुमा लें और तो हमारे सारे पाप धुल जाएं। ऐसा कभी सत्य नहीं हो सकता चक्र घुमाने से। लेकिन उनकी क्या है, एक मान्यता है, जो कि एक परंपरा है, वो चली आ रही है। जैसे कुछ लोग जो है कहते हैं कि उसकी बलि दे दो तो ये हो जाता है। बकरे ने जो है उसके पुत्र की जान बचाई थी तो इसलिए बकरे की बलि दे दो। तो यहाँ पर जो है ये एक लोगों का अंधविश्वास है। तो ऐसे करने से क्या कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं। तो लोगों के जो एक धर्म के प्रति एक आस्था बन गई है, एक परंपरा बन गई है, एक रूढ़िवादी विचार बन गए हैं, उसे हम निकाल भी नहीं सकते। जैसे लोग अपने को समझेंगे तो ही इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा कोई किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर भी क्या बताया है कि हम जो पाप करें और इस चक्र को घुमा डालें तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। अब क्या कहा लेखिका ने? क्या? चाहे मैदान हो, पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। चाहे यहाँ पर मैदान है, पहाड़ी स्थल है, वैज्ञानिक प्रगतियाँ, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रगति विकास के बावजूद भी आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं बराबर हैं, विश्वास भी बराबर हैं और अंधविश्वास भी। पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं भी एक जैसी हैं। चाहे लोग किसी भी धर्म के अनुयायी हों, किसी भी धर्म का पालन करने वाले हों, वहाँ पर सबकी आत्मा एक जैसी है। चलिए बच्चों, आगे क्या बता रही हैं लेखिका? रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। कहाँ पर बढ़ने लगे? ऊंचाई की तरफ। बाजार, लोग, बस्तियाँ पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रही थी। तो लोगों ने जो है वहाँ की औरतें भी स्वेटरें बुन रही हैं, नेपाली युवतियाँ। जो परिदृश्य, जो लेखिका के द्वारा दृश्य दिखाई दे रहा है, पीठ पर भारी भारी कार्टून हैं, बोझे हैं, और क्या हो रहे हैं, वो दूर, जैसे व्यक्ति दूर जाता है तो हमारी आंखें दूर जाने वाले व्यक्ति को बहुत छोटा देखती हैं। चील एक ऐसा पक्षी है जिसको कि नीचे ज्यों ज्यों उसकी नज़रें दूर जाती हैं उसे उतना ही बड़ा और विस्तार से बहुत सुंदर दिखाई देता है। और मनुष्य की आंखें ऐसी है, जैसे भी चीज़ दूर होती है उसे वो छोटी छोटी होकर आखिर में उससे आँखों से ओझल हो जाती है। तो ऐसे ही लेखिका ने बताया है। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।
क्या बताया लेखिका ने कि यह घाटियों में, घाटी होता है मैदानी स्थल जो चारों तरफ पहाड़ों बीच में स्थल हो, उसे घाटी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। हिमालय की, बेटा यहाँ पर इस पाठ में जो है हिमालय की बहुत सुंदर वर्णन किया है लेखिका ने। अब फिर बता रही हैं लेखिका, हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरना एक विराट एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। अब लेखिका ने देखो हिमालय की सुंदरता का भी वर्णन कर दिया कि वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ नहीं, उसका विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्था घाटियों का काम्य हिमालय, कि सबके जो लोग दर्शन करने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, तीर्थ स्थान पर तीर्थाटनी जो होते हैं, तीर्थ करने के लिए आते हैं लोग, सबकी कामनाओं का एक स्थल पल पल परिवर्तित होता हुआ कुछ कुछ पल में परिवर्तित हो रहा था। कौन? हिमालय पर्वत। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, बिल्कुल सुनसान, वीरान का अर्थ होता है बच्चों सुनसान, सकरे, संकरे मतलब तंग, भीड़े, और जलेबी की तरह घुमावदार। जलेबी कैसी होती है बच्चे? घुमावदार होती है, उसकी तरह होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। हिमालय जो है लेकिन क्या बता रही हैं, हिमालय जो है पहले छोटा दिखाई दे रहा था, अब उसका रूप कैसा हो गया? बहुत विशाल काय, बहुत बड़ा विशाल शरीर वाला। घटाएं गहराती गहराती, और घटाएं क्या बताया लेखिका ने? घटाएं जो हैं वो काली हो रही हैं, गहरा रही हैं, बादलों से आच्छादित हो रही हैं। पाताल नापने लगी, अर्थात वो इतनी आच्छादित हो रही हैं कि आकाश पाताल को एक करने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। वादियाँ कैसी नज़र आने लगी? जैसे वो चौड़ी होती जा रही हैं, जैसे चलते जा रहे हैं वो आगे आगे रास्ते को चौड़ा करते जा रहे हैं। उन वादियों को बीच बीच में करिश्मे की तरह, किसकी तरह? जैसे करिश्मा होता है, जादू की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्काने लगे, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे फूल खिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को देखकर किसी की शिद्दत में मुस्कुरा रहा है। और भीमकाय, भीमकाय मतलब भीम के शरीर के समान, अर्थात बहुत ही बड़े पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के, कैसे रास्ते बताए हैं? पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी संघन, मतलब बहुत गहरी हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। क्या कहा लेखिका ने? कि ऐसे संकरे रास्ते, कच्चे पक्के रास्ते वहाँ से गुजरती लेखिका को ऐसे लग रहा था जैसे हम घनी हरियाली वाली गुफा के बीच से हिचकोले खाते गुजर रहे हों। देखिए आगे लेखिका क्या कह रही है। इस बिखरी असीम सुंदरता, कैसी सुंदरता बता रही है? असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बिखरी फैली हुई है। और लेखिका का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी यहाँ पर झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। क्या गा रहे हैं सभी सैलानी? जो वहाँ पर सैर करने के लिए आए हैं वो सभी झूम झूम कर गा रहे हैं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी। कौन मौन थी? लेखिका मौन थी। किसी ऋषि की तरह शांत, किसकी तरह शांत बताया बच्चों? किसी ऋषि मुनि की तरह शांत और गंभीर। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य, जो दृश्य है उसकी सुंदरता, जो चारों तरफ दृश्य, जो चारों तरफ का दृश्य है, उसे मैं अपने भीतर भर लूँ, अपने अंदर सकेर लूँ, अंदर डाल लूँ। मेरे भीतर कुछ कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। तो लेखिका जो है इतने सुंदर दृश्य को देखकर उसका मन जो है पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुड़की निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतीय शिखरों को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। प्रपात भी बेटा झरने होता है कि पहाड़ों से जब पानी गिरता है तो वो झरझर करके झरने बहते हैं। और क्या कहा? मुंडी निकाल कर, गर्दन निकाल कर, मुंडी मतलब गर्दन निकाल कर जीप की खिड़की से, तो लेखिका वहाँ के आसमान को छूते हुए पर्वतों के शिखर देखती। क्या देखती बच्चों?
आसमान को छूते पर्वतों के शिखर, तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी। कौन सी नदी का वर्णन किया लेखिका ने? तिस्ता नदी। और क्या कहा कि गुलाबी चिकने पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध, चांदी कैसी होती है? श्वेत होती है और चमक होती है। कौंध मारती हुई चमकती हुई ठनी बनी तिस्ता नदी। अब देखिए लेखिका ने आगे एक स्थान का और वर्णन किया है। स्थान का नाम है सिल्लीगुड़ी। क्या नाम है बच्चों? सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी से ही हमारे साथ थी वह तिस्ता नदी। कौन से स्थान से लेखिका के साथ थी? सिल्लीगुड़ी स्थान से। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। पर यहाँ उसका सौंदर्य की पराकाष्ठा पर थी। जैसे जवानी की सुंदरता अपनी पराकाष्ठा पर होती है, उसी तरह लेखिका कह रही है कि उस नदी की, तिस्ता नदी की सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। यौवन झलक रहा था, बहुत ही उत्कृष्ट सुंदरता थी। इतनी खूबसूरत नदी, क्या कहा लेखिका ने? इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहले बार देखी थी और मैं रोमांचित हो उठी। मेरा रोम रोम प्रसन्न हो उठा, खिल उठा, पुलकित थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। हृदय से जो है मेरा हृदय भी बार बार एक एक रोम रोम जो है उसके दृश्य को निहार रहा था और रोम रोम मेरा रोमांचित हो रहा था। चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब कैसा महसूस कर रही थी? जैसे चिड़िया अपने पंखों के साथ हल्का महसूस करती है, तो लेखिका भी अपने आप को वैसा ही महसूस कर रही थी, हल्का सा। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। लेखिका ने क्या कहा? नगपति। क्या कहा लेखिका ने हिमालय को? मेरे नगपति मेरे विशाल। कि नगपति कौन है? भगवान हम शिव जी को कहते हैं, और विशालकाय हैं जो हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं। हिमालय को लेखिका ने सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाइयों से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों से, शिखर से गिरना फेन उगलता झरना। फेन होता है बच्चों झाग से, ठीक है। ऊपर की ऊंचाई से पूरे वेग के साथ, वेग होता है गति, गति के साथ ऊपर से चोटी, शिखर होता है चोटी, चोटी के शिखरों से गिरता हुआ फेन उगलता हुआ झरना। बहुत सारे झागों से लिप्त उगलता हुआ झरना, उसका नाम था, झरने का नाम क्या था बच्चों? सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सेवन सिस्टर वाटरफॉल, क्या नाम था झरने का? जो फेन उगलता हुआ झरना था उसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगा। तो फ्लैश डलता है तो वो चमकने लगा, जैसे बर्फ़ पर लाइट गिरती है, फ्लैश पड़ता है तो वो और ज़्यादा कौंध मारता है और ज़्यादा चमक उठता है। तो ऐसे ही जैसे उस पर रोशनी पड़ी तो वो फ्लैश डलते ही और अधिक चमकने लगा। सभी सैलानी जो है इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने के लिए मशगूल थे। सभी अपने अपने कैमरे में उस सुंदरता को कैद करना चाह रहे थे। अब देखिए आगे बच्चों, आदिम युग की किसी अभिशप्त, क्या कहा? आदिम युग अर्थात आदि मानव का युग, उसमें किसी शापित, शापित जो अभिशप्त होता है जिसको शाप दिया जाता है, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, अहिल्या, अहिल्या को शाप मिला था, तो और राम ने उन्हें जो है अपने उससे ठीक किया था, कि आपने सुना भी होगा चरण, वो नारी जो थी अहिल्या, वो शापित बनी थी पत्थर की मूर्ति, और चरण धूल पाकर बनी थी वो नारी, कि राम की वो चरण धूल पाकर जैसे उनके चरण टकराए तो वो जो है अपने पूरे दोबारा से नारी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो वो शाप के द्वारा पत्थर की बन गई थी। राजकुमारी से भी, राजकुमारी सी कैसी कहा? राजकुमारी से मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। क्या कहा?
भारी भरकम, कैसे बिखरा हुआ था, मतलब विशाल, पत्थरों पर बैठकर झरने का संगीत, कल कल जब झरना बह रहा था उसकी संगीत की ध्वनि पैदा हो रही थी, तो उस संगीत की ध्वनि के साथ लेखिका भी अपनी आत्मा के संगीत को सुनने लगी। थोड़ी देर के बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। जैसे लेखिका ने उस पानी के अंदर जो है झरने में पानी डाला तो वो अंदर तक भीग गई। मन जो है काव्य में हो उठा, अर्थात मन के अंदर से कविताएं फूटने लगी। काव्य में होता बच्चों कि काव्य की रचना करना, अपने आप से किसी भी कविता को रच डालना। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, कैसे ही कविता का निर्माण करने लगी, कैसा काव्य हुआ उनका, काव्य में कैसा हुआ बच्चों, जो किसको छूने लगा, सत्य और सौंदर्य को, कि उनकी कविता में सत्यता कि उस वर्णन की सुंदरता का, सत्य वर्णन और सुंदरता का जो है वो अपने आप ही अपने मन से शब्द स्रोता फूटने लगे कविता के बोल। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, क्या कहा, वो झरना कैसा बताया बच्चों, जीवन की अनंतता जिसका कोई अंत न हो, उसका प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। कैसे थे, अद्भुत थे, आश्चर्य युक्त थे, अनूठे थे, उनके समान दूसरा कोई नहीं था। ऐसे क्षण जिसका जीवन के अंदर, लेखिका के जीवन के अंदर बहुत शक्ति के संचार का एहसास हो रहा था। इस कदर इस तरह प्रतीत हो रहा था जैसे मैं स्वयं, मतलब कौन, लेखिका भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा में बहने लगी। उसने अपने आप को क्या कहा कि मैं भी इस देश और इस जो समय की सरहदें हैं इससे अपने आप को मैं क्या है, इसकी बहती धारा में स्वयं को बहता हुआ महसूस कर रही हूँ, अर्थात उसकी जो सुंदरता है उसके अंदर मैं अपने आप को खो रही हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, जो भीतर हमारे बुरे विचार होते हैं, तामसिक विचार होते हैं और दुष्ट वासनाएं, बुरी बुरी जो वासनाएं होती हैं, इस निर्मल धारा में, इस स्वच्छ निर्मल धारा में सब बह गई हैं। जो भीतर से बुरे विचार थे, तामसिकताएं थी, दुष्ट वासनाएं थी, वो सारे इस निर्मल शुद्ध पवित्र धारा में बह गए। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। क्या कहा लेखिका ने कि मैं अनंत समय तक, ऐसे समय तक जिसकी कोई अंत नहीं है, ऐसे समय तक इस झरने की जो आवाज़ है इसको सुनती रहूं और इस झरने के साथ साथ मैं अपने आप को बहता हुआ महसूस करूं। जितेन मुझे ठेलने लगा, क्योंकि लेखिका इतनी मुग्ध हो गई थी, लेखिका सुध बुध खो बैठी थी। तभी जो है जितेन ने लेखिका को हाथ लगाया, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। क्या कहा उन्होंने कि आगे ये सुंदरता से भी और अधिक सुंदरता के नज़ारे आपको आगे मिलेंगे। अब मैं जो है अनमनी सी उठी, जहाँ अनमना होता है कि मन से न उठना, मन नहीं कर रहा था वहाँ उठने का, कि मन अनमना सा था, वहाँ से हिलने का मन बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी अनमने मन से मैं वहाँ से उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। क्या कहा लेखिका ने, कैसे नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले, ऐसे नज़ारे जो कि लेखिका की आत्मा और आँख दोनों ही उससे खुशी महसूस कर रहे थे, सुख महसूस कर रहे थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं पीलापन लिए। प्रकृति कैसी, चटकीला हरापन, जो आँखों को हरापन बहुत ही अच्छा, बहुत ही आकर्षित करता है बच्चों। कहीं भी आप हरा रंग घास देखो तो आपकी आंखें जो हैं वहाँ से आपकी आंखें हटने को नहीं चाहती, उनका जी नहीं करता कि ऐसे दृश्य से मैं ओझल हो जाऊं। हमेशा ऐसी प्रकृति को वो निहारना चाहती है। तो लेखिका भी यही बता रही है
कि लेखिका ने क्या कहा, कहीं तो मोटे रंग का हरे रंग का कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन। जब पुराना हो जाती है कोई चीज़ तो वो क्या हो जाती है, पीलापन लिए हो जाती है। तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य, चारों तरफ के दृश्य से सब छूमंतर। जैसे जैसे आगे जा रही है लेखिका तो ऐसी दीवारें थी जहाँ पर प्लस्तर भी उखड़ गया था, पथरीला सा था, देखते ही देखते चारों तरफ का परिदृश्य, चारों तरफ के जो दृश्य थे वो अब छूमंतर मतलब ख़त्म हो रहे थे, जैसे किसी जादू की छड़ी घुमा दी हो। कि जैसे ही लेखिका वहाँ से निकली है तो जैसे किसी ने जादू के मंत्र से छड़ी घुमा दी हो, छू छा छप सब खत्म हो जाए हरा रंग। तो ऐसे ही लेखिका बता रही है। सब बादलों पर एक मोटी सी चादर, सब कुछ बादलमय हो गया। कि अब जैसे ही बादल जो है पूरे आकाश पर आच्छादित हो गए तो हरा रंग जो है बिल्कुल एकदम से दूर तक जब बादल छा जाते हैं बेटा, तो आप ये देखते हो कि धरा और आकाश का जहाँ मिलन सा नज़र आता है, क्षितिज कहते हैं। तो अब जो है जो आच्छादित हो गया है वो बादलों से, तो वहाँ पर जो है सब कुछ कैसा नज़र आ रहा है, एक मोटी चादर, किसकी, बादलों से युक्त। अब हरा रंग लेखिका को कम दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। ठीक है बच्चों, ये मैंने आज आपको भाग 1 समझा दिया है। ये पाठ बहुत बड़ा है, इसके मैंने 3 हिस्से किए हैं। ये आज भाग 1 ख़त्म किया है। धन्यवाद बच्चों। दूसरी वीडियो में भाग 2 आपको समझाऊंगी।